नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ सुरभि तिवारी। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण है तो क्या सावधानी बरतें, वहीं परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 01161362137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना से हर मरीज को परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बता देते हैं। तो प्रदेश में अब तक 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 209 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में 460 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। सभी जिलों में 20 में अभी भी 20 से कम कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। तो झज्जर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है और 10 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं हरियाणा का रिकवरी रेट अब बढ़कर 98.42% पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 से कम बताई जा रही है। सिरसा में 20, पलवल में 19, गुरुग्राम में 17 मरीज मिले हैं। फतेहाबाद, करनाल, सोनीपत और जींद से 14 मरीज मिले हैं। तो ये बीते 24 घंटे के प्रदेश भर के आंकड़े आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमित जो लोग पाए गए हैं 209 यह आंकड़ा। वहीं 36 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई है और कोरोना से जिन मरीजों ने मात दी है 460 मरीज बताए जा रहे हैं। वहीं 20 से भी अब कम ये पॉजिटिविटी का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो जो पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे थे प्रदेश भर में, अब उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। और ऐसे में हरियाणा का रिकवरी रेट भी गौर करने वाला है। 98.42% पर यह रिकवरी रेट बताया जा रहा है। तो लगातार जो कोरोना केसेस है वो गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तीसरी लहर का आना बाकी है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर अभी आ सकती है और ऐसे में इसी वजह से पहले से ही तैयारियां कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बीते 24 घंटे के कोरोना के अपडेट भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सभी जिलों में 20 से भी कम कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक मिले हैं। वहीं झज्जर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है, ये राहत भरी खबर। वहीं 10 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केसेस अभी तक मिले हैं। तो हरियाणा का रिकवरी रेट बढ़कर के 98.42% पर आ चुका है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी, तो देखिए जिस तरीके से दूसरी लहर में ज्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए थे, उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेल्टा वेरिएंट जो है उसका प्रकोप अब ज्यादातर देखा जा रहा है। और क्या है डेल्टा वेरिएंट, अब आपको वो भी बता देते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस बन रहा है और ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन के तौर पर इसकी पहचान की गई है डेल्टा प्लस वेरिएंट को। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट दरअसल दूसरी लहर में ज़्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए थे, जिसके बाद से डेल्टा वेरिएंट सबकी नज़रों में आया, इस पर चर्चा की गई और डेल्टा वेरिएंट की पहचान की जा रही है। और ऐसे में जो म्यूटेशन है डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर के डेल्टा प्लस बन गया है और डेल्टा प्लस को इस वक्त डॉक्टर्स बेहद खतरनाक बता रहे हैं। तो डेल्टा वेरिएंट लगातार कोरोना का जैसे हर पल स्वरूप बदलता है और ऐसे ही अब इसका स्वरूप बदलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो कोरोना पल पल में अपने रूप बदल रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो अगर बदलते हैं तो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन बेहद ज़रूरी है। तो प्रोटोकॉल का अगर पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है और कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब पूरी दुनिया में फैल गया है। तो पूरी दुनिया अब इससे अछूती नहीं रही है
पूरी दुनिया इस महामारी की मार झेल रही है और ऐसे में जो डेल्टा वेरिएंट है उसका प्रकोप भी पूरी दुनिया ही झेल रही है। तो दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 156 सैंपल सामने आ चुके हैं। तो पहला सैंपल मार्च में यूरोप में पाया गया था और डेल्टा वेरिएंट को जो म्यूटेशंस है वही बदल करके, यानी कि वो अपना स्वरूप बदल रहा है, जिसके बाद से डेल्टा प्लस ये वेरिएंट कहला रहा है। तो भारत में अब तक के डेल्टा वेरिएंट के 8 मरीज मिले हैं और ये जो 8 मरीज मिले हैं, दरअसल ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बताया जा रहा है ये बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है, लेकिन अभी तक केवल 8 मरीज हैं और ये जो संक्रमण का दायरा है वो अगर फैलना नहीं चाहते हैं आप कि ना फैले, तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और इसी वजह से हम ये ओपीडी चला रहे हैं ताकि आप तमाम डॉक्टर्स के पैनल के साथ जुड़ करके और अपने सवालों को उनके समक्ष रख सकते हैं, सवालों के जवाब ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जिस तरीके से अपना प्रकोप दिखा रहा है ये बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट होकर के डेल्टा प्लस बन रहा है और ऐसे में जब ये डेल्टा प्लस बन रहा है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक श्रेणी में इसे माना जा रहा है। और अभी तक पूरे भारत में इसके 8 मरीज कुल सामने आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार कोरोना अपने स्वरूप को बदल रहा है और यही स्वरूपों को बदलते बदलते अब ये वेरिएंट इसके नए नए सामने आ रहे हैं। और बचाव के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित रख सके। क्योंकि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, तबाही हर ओर इसने मचाई है। तो दुनिया भर में इस वेरिएंट के 156 सैंपल सामने आए हैं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसके अब तक 8 मरीज मिल चुके हैं और पहला जो सैंपल लिया गया था, पहला सैंपल मार्च में यूरोप में पाया गया था। तो डेल्टा वेरिएंट भी अपने रूप बार बार बदल रहा है और इसी वजह से डॉक्टर्स के लिए भी बेहद तो डेल्टा वेरिएंट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से डेल्टा वेरिएंट अब पूरी दुनिया भर में फैलकर और अपना प्रकोप फैला रहा है और इससे अब भारत भी अछूता नहीं रहा है। तो कोविड के लक्षण जिन लोगों में भी पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो नया वेरिएंट देखा जा रहा है ये खासकर लोगों को डराने का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से भी कि बेहद खतरनाक है, ऐसे में लोगों की जान पर बनाती है और अगर सही समय पर उचित इलाज नहीं मिला, क्योंकि कई बार को ऐसा होता है कि जिस तरीके से देखिए सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर चलता है और लगातार कोरोना को लेकर के जिस तरीके से अफवाहें लोगों की तरफ से फैलाई जा रही हैं, आपसे बार बार ये निवेदन इंटरन्यूज़ करता आ रहा है कि आप इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अगर आप में कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो आप खुद डॉक्टर से संपर्क करें, खुद डॉक्टर ना बने और साथ ही ना किसी के अफवाहों पर ध्यान दें। तो ये ज़रूरी है कि जब तक आपको नहीं पहचान होगी कि आप में जो लक्षण है वो कोविड-19 के ही सिम्टम्स है या नॉर्मल फ्लू है, और ये इसी वजह से ज़रूरी हो जाता है सही तरीके से जब तक पता नहीं चलेगा आपको उचित इलाज भी नहीं मिल पाएगा और ऐसे में आपकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए तो आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर्स की राय लें, उनकी राय लिए बिना कोई भी दवाई ना खाएं। और साथ ही जिस तरीके से लगातार सरकार भी ये अपील करती रहती है आप सभी लोगों से कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उनका पालन करना बिल्कुल भी ना भूलें। उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो लगातार अपने स्वरूपों को बदल रहा है और इसी वजह से अब ये धीरे धीरे करके बेहद घातक भी साबित हो रहा है। तो कुछ ही देर में हमारे इस ओपीडी में डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन डॉक्टर्स से लाइव कनेक्ट हो सकते हैं
क्योंकि इंडिया न्यूज़ ओपीडी एक मुहिम के तौर पर इसे हम चला रहे हैं ताकि आप तुरंत ही फ़ोन करके डॉक्टर से संपर्क साध सके और उनसे अपने सवालों का जवाब ले सके कि अगर आपके परिवार में किसी को भी हल्के फुल्के भी यानी कि माइल्ड सिम्टम्स भी अगर कोविड के नज़र आते हैं या फिर लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं, उनको बुखार है और आपको ऐसी आशंका है कि कहीं ये कोविड के सिम्टम्स तो नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पर उन सवालों को रख सकते हैं डॉक्टर्स के सामने और जो हमारा पूरा एक पैनल जुड़ेगा डॉक्टर्स का, वो आपके सवालों का जवाब देंगे ताकि आपको सही तरीके से अगर आप पहचान पाए कि क्या बीमारी है तो ही आप सही यानी उचित इलाज ले पाएंगे, सही दवाइयों का सेवन कर पाएंगे। क्योंकि हम सभी के जो शरीर होते हैं, हम सभी का शरीर बिल्कुल अलग अलग बना होता है और इसी वजह से कहा जाता है बार बार कि किसी और को देख करके आप सेम ट्रीटमेंट अपने पर लागू ना करें, क्योंकि सबके हार्मोन्स अलग होते हैं और ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर्स से कंसल्ट ज़रूर करें, बिना कंसल्टेशन के कोई दवाई का सेवन ना करें, क्योंकि हो सकता है शायद वो दवा आपके लिए गलत साबित हो जाए और आपको नुकसान पहुंचा जाए। तो लगातार जिस तरीके से भारत में नए नए कोविड के वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं और अब डबल म्यूटेंट का प्रकोप भी देखा जा रहा है, तो इसके खिलाफ लगातार भारत अपनी लड़ाई को मजबूत तो किए हुए हैं, लेकिन भारत में डॉक्टर्स ही एकमात्र ऐसी उम्मीद के तौर पर हम उन्हें देखते हैं, जबकि डॉक्टर्स से हम इस बारे में पता लगाकर बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और उचित इलाज करवा सकते हैं। तो इस बीच में आपको कोरोना के अपडेट एक बार फिर से दे देते हैं कि फतेहाबाद, करनाल, सोनीपत और जींद से 14 मरीज अब तक बीते 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 209 केसेस की पुष्टि अब तक की जा चुकी है। एक दिन में 36 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और 24 घंटे में 460 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। तो सभी जिलों में 20 से भी कम कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। झज्जर में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। तो हरियाणा का रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.42% पर पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो एक्टिव केसेस का आंकड़ा बेहद कम हो चुका है। और लगातार हम आपको इस कार्यक्रम में ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है डेल्टा वेरिएंट। तो देखिए, दूसरी लहर में ज़्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए हैं और इस बारे में अभी कई लोग जानते भी नहीं है ठीक तरीके से। इसी वजह से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जिस कार्यक्रम से आप सीधे जुड़ करके डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी जान सकते हैं और किस तरीके से ये बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। आप इसके बारे में भी डॉक्टर से बात करके जान सकते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर के डेल्टा प्लस बन गया और डेल्टा प्लस को बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना हर पल अपने स्वरूपों को बदल रहा है और इसी वजह से बेहद खतरनाक भी हो जाता है। तो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई प्रभावित तो हुई है, लेकिन ऐसे में जो नए यूके वेरिएंट के साथ या जो डेल्टा प्लस जो वेरिएंट बताए जा रहे हैं, ये जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ये बेहद खतरनाक। और अब हमारे साथ गेस्ट्स भी जुड़ चुके हैं, यानी कि डॉक्टर्स का जो पैनल का जिक्र हमने किया था वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विक्रांत है जो कि पाल्मोनोलॉजिस्ट है और इंटेंसिविस्ट है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर राज मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर राज मेहता जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी ये नया वेरिएंट सामने आया है डेल्टा प्लस, और खासतौर पर लोगों में एक भय का माहौल भी बना हुआ है। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में बच्चों पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, मैंने जो डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमने अभी पढ़ा और सुना है, अभी रिसेंटली एम्स के डायरेक्टर और WHO की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें काफ़ी डिटेल में और अच्छे से मेंशन किया गया है कि डेल्टा वेरिएंट या इसके अलावा भी बाकी के जो कोरोना वेरिएंट इस स्प्रेड में हैं, उनसे बच्चों को अलग से कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। जिसे हम समझेंगे कि यदि ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे तो उसी प्रोपोर्शन में बच्चे भी थोड़े ज़्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वेरिएंट स्पेसिफिकली बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा या बच्चों को ज़्यादा सीरियस करेगा। तो इसीलिए सच कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। हाँ,
पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी जो रिसर्च स्टडीज आई हैं उसके हिसाब से लगभग इतनी बड़ी पॉपुलेशन अभी भी कोरोना से बची हुई है, तो हो जी सकता है कि कुछ पॉपुलेशन इस वेव में भी अफेक्ट हो। ठीक। लेकिन अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर विक्रांत से भी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर विक्रांत, जिस तरीके से ये नया वेरिएंट अभी सामने आया है हाल फिलहाल में, और कहा जा रहा है कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो बेहद खतरनाक है, तो किस तरीके से खतरनाक है और इसके लिए क्या कुछ उपाय लोग कर सकते हैं? तो लगता है हमारा संपर्क फिलहाल विक्रांत जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले तो हम कॉलर से ही बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है और वो डॉक्टर से क्या कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप अपना सवाल रख सकते हैं कि आपके क्या सवाल हैं, और डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। संदीप, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी कुलदीप जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। किस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं? मैडम, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। हेलो जी कुलदीप जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, हमें कोरोना के बारे में काफी कुछ पता लग चुका है पिछले 2 साल से। जी आवाज आ नहीं रही है टीवी पर। पिछले 2 साल से हमने कोरोना के बारे में काफी कुछ पता लग चुका है। भैया दिखाने की चीज है, जो महंगाई है भैया, पे डीजल है, पेट्रोल है, महंगाई, उनके बारे में कभी नहीं दिखाते। सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना। भैया कोरोना के बारे में हमें बहुत कुछ पता लगा। डॉक्टर हमारे शहर के अंदर बहुत हैं, पूछने के लिए और बहुत है। टीवी पे डॉक्टर क्या बताएगा भाई, जब तक पेशेंट नहीं मिलेगा टीवी पे क्या पता लगेगा भाई। टीवी पे कुछ नहीं पता लगता, बेवकूफ मत बनाओ ना। ठीक, कुलदीप जी का यही सवाल है कि टेलीविज़न के माध्यम से ठीक तरीके से नहीं समझ पाते, तो एक बार फिर से डॉक्टर विक्रांत जी मैं आपका रुख करना चाहूँगी। क्या कुछ आसान भाषा में लोगों को ये समझाया जा सकता है कि किस तरीके से अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन कोरोना क्या है क्या नहीं है इसको अभी भी लोग पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, और डेल्टा वेरिएंट्स जो है उसको भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो आसान भाषा में आपसे एक बार दरख्वास्त करेंगे कि हमारी जनता को ज़रूर समझा दें। तो लगता है डॉक्टर विक्रांत जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार फिर से राज मेहता जी का रुख करना चाहेंगे। राज मेहता जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर ये डेल्टा वेरिएंट क्या है, क्योंकि हमारी जनता भी अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है और वो नहीं समझ पा रही इसको ठीक तरीके से। रहती है थोड़ा थोड़ा म्यूटेट करने की, यानी कि अपने अंदर कुछ इस प्रकार के वेरिएशन या चेंजेस लाने की, इसके कारण वह अपने अंदर उस तरह की चेंजेस लाके कि जिससे कि वो बच सके और दोबारा से पनप सके और शरीरों में जाके। ये हमारी वायरस की हमेशा कोशिश रहेगी, किसी भी तरह का वो वायरस हो। तो इस प्रकार से अलग अलग वेरिएंट्स कोरोना वायरस के भी निकल के आ रहे हैं। तो स्पेसिफिकली हम SARS-CoV-2 बोलते हैं, जो हमारा कोविड 2019 वाला वायरस है, वो भी अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस ला रहा है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके। अब समस्या ये है कि उन वेरिएंट्स में से कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से ज्यादा खतरनाक हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से। या एक खतरनाक ये हो सकता है कि वो ज्यादा लोगों तक फैल रहा है, एक खतरनाक ये हो सकता है कि वो जिसको लग रहा है उसके लिए ज्यादा सीरियस डिजीज कर रहा है या उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो हमें समझना होगा कि कोई भी वायरस हमेशा इस तरह से कोशिश करेगा, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये इतने सारे लोग जो चले गए हैं दुनिया को छोड़ के, या किसी के परिवार से अगर कोई गया है, या अस्पतालों में जितनी लाइन लगी हुई थी, ऑब्वियसली ये लोग किसी छोटे वायरस या उसकी डिजीज से नहीं प्रभावित थे, कोई हल्का फुल्का वायरल फ्लू नहीं था वो। ये ठीक है कि बहुत सारे लोग अभी भी एसिम्टोमेटिक या माइल्ड वेरिएंट से अफेक्टेड होंगे और वो ठीक भी हो जाएंगे, जो अच्छी बात है। परंतु जिन लोगों को ज्यादा डिजीज हो रही है, जिन लोगों के सांस की तकलीफ हो रही है, निमोनिया हो रही है, या अभी लोग जो आ रहे हैं जिनमें हार्ट पे अफेक्ट आ रहा है, बीपी लो हो रहा है, तो इस तरह की जिन डिजीज हो रही है तो उनको टाइम से संभालना जरूरी है। सही डायग्नोस्टिस अगर समय से कर दिया जाए तो बीमारी से पहले जंग जो है, आधी जंग तो वहीं जीत ली जाती है।
इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, समाज में जागरूकता लाते रहना बहुत जरूरी है। एक लंबा पीरियड हो चुका है, लोगों का कारोबार रुका हुआ था, घर पे भी कई तरह की परेशानियां हो रही थी, तो इस कारण से लोगों का थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना या उनका मानसिक रूप से प्रभावित होना जायज है। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए टीम और एज ए नेशन अगर हम ये जागरूकता का काम करते रहेंगे जैसे आप लोग भी कर रहे हैं, इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो टाइम भी जाएंगे डिटेक्ट करने। मैं इतना देख पा रहा हूँ कि पहली बार जब हुआ था तो लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते थे टेस्ट कराने के लिए। कई बार उनको लगता था कि शायद सरकारी हॉस्पिटल में वहीं 14 दिन के लिए किया जाएगा, परंतु आप लोग जाना भी शुरू हो रहे हैं, अपनी मर्जी से टेस्ट भी करा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रही है मैस स्केल पे। ये एक अच्छी बात है। जी ठीक है डॉक्टर राज, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने सवालों के साथ। ममता है भिवानी से। ममता जी, आपके क्या सवाल हैं? डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर विक्रांत भी है और डॉक्टर राज मेहता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके क्या कुछ सवाल हैं? आप अपने सवाल रख सकती हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगी, आप ये बच्चों से आई तो उससे बच्चों को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, बच्चों को हम किस तरीके से बचा के रख सकते हैं? ममता जी, क्या आप अपना सवाल दोबारा दोहरा सकती हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाहूंगी कि ये जो तीसरी लहर बच्चों के लिए कह रहे हैं कि आएगी, इसमें हम अपने बच्चों को किस तरीके से बचा के? ठीक, डॉक्टर राज मेहता, ममता जी का यही सवाल है कि आखिर थर्ड फेज से जो तीसरी लहर अभी आनी बाकी है, बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? जी ममता जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। जैसे हमने कहा कि जो लहर तीसरी आ रही है और कोई भी पेंडेमिक जब आए हैं पहले भी, तो इसी तरह लहरों की वजह से ही आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर के अंदर भी लोग इफेक्ट होंगे। तो जो लेटेस्ट डाटा और स्टडीज निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से अंदाजा लगाया गया है कि तीसरी लहर में बच्चों को शायद उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि पहले हम लोग सोच रहे थे। और जैसे लहरों में आबादी जैसे हमारी इन्वॉल्व हुई है, तो जो हमारे बड़े लोग हैं वो इन्वॉल्व हुए, उसके मुकाबले में बच्चे लगभग 15 से 20% तक हैं। तो इसी वजह से इस आबादी में जब इस लहर में जब हमारी इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो इसमें भी कि लगभग वही प्रपोर्शन रहेंगे जो कि पिछली लहर थे। तो इसमें भी इंसान को कोरोना वायरस से बचने के लिए बेसिक हमें प्रिकॉशंस रखने हैं कि मास्क करना है, वॉशिंग पे ध्यान देना है, दूरी मेंटेन करनी है 2 गज की कम से कम। तो इस तरह के जनरल प्रिकॉशंस है वो हम सबको रखना चाहिए, बच्चों के लिए भी है। हालांकि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है मास्क के लिए, तो और 2 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई मास्क के लिए नहीं कहा गया है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। परंतु एक चीज इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा कि हम जो व्यस्त हैं, अडल्ट हैं, अगर हम लोग अपने कोरोना के लिए सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा चांस है कि हम अपने बच्चों को सेफ रख सकेंगे। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि बच्चे अभी भी जैसे स्कूल बंद हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो अडल्ट के कारण भी उन तक इन्फेक्शन पहुंच रहा है। हम थोड़ा ध्यान रखेंगे मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन और दूरी मेंटेन करने का, तो ज्यादा चांस है कि हम अपने बच्चों को सेफ रख सकें। ठीक, डॉक्टर राज मेहता का यही जिस तरीके से कहना था कि अगर आप अपने बच्चों को ठीक तरीके से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जो नॉर्मल गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का पालन करना है, उन्हें सही समय पे काढ़ा पिलाते रहना है और जिस तरीके से उनका आप ख्याल रख सकते हैं उन्हें घरों में रखिए, अगर आवश्यकता नहीं है तो बाहर मत निकलने दीजिए। एक बार फिर से मैं डॉक्टर विक्रांत का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेल्टा वेरिएंट्स को लेकर के एक असमंजस लोगों के बीच में बना हुआ है, बरकरार है कि बेहद खतरनाक है और ऐसे में अभी तीसरी लहर आई भी नहीं है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर भी लगातार सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि अफवाह फैल रही है कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा घातक साबित होगी। तो क्या वाकई तीसरी लहर अब तक की जो लहरें आई हैं ज्यादा घातक होगी या इसका असर कुछ कम रहेगा? और डेल्टा वेरिएंट को लेकर के भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, धन्यवाद आपकी क्वेश्चन के लिए। मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर बहुत ही ज्यादा घातक होगी, बट ये है कि जो हम अगर मेंटेन अपना जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, हमारा जो मास्क है, मास्क वियर कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जब बाहर से घर में एंटर कर रहे होते हैं
तो जो फोमाइट बेस्ड जो वायरल ट्रांसमिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर थोड़ी सी सावधानी है, जैसे अपने कपड़े अलग रख लीजिए, जब बाहर से आ रहे हैं तो उनको अलग से। तो ये सारी चीजें हैं, इनके इनके द्वारा हम जो वायरल ट्रांसमिशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जहां तक डेल्टा वेरिएंट की जो बात है, वो डेल्टा वेरिएंट, हाँ डेल्टा वेरिएंट अभी तक का जो सबसे घातक कह सकते हैं कि आपका डेल्टा वेरिएंट जो आंध्र प्रदेश में डिटेक्ट हुआ था सबसे पहली बार, तो वो सबसे घातक वेरिएंट था। उसका ट्रांसमिशन रेट बड़ा ज्यादा था, उसकी विरुलेंसी मतलब मारक विरुलेंसी का मतलब होता है उसका जो सीवियर डिजीज करने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा थी। तो वो हम देख चुके हैं। तो ये जो सेकेंड वेव आई थी, दैट वेव peaked up very rapidly and it went also very rapidly. तो हाँ, डेल्टा वेरिएंट थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है, जो म्यूटेशन हुई है वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। बट अगर हम यही एक वो है ऑप्शन है कि अगर हम सावधानी बरतेंगे, 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, प्रॉपरली मास्क वियर करेंगे और क्राउडेड एरिया को अवॉइड करेंगे, तो वो बेटर है। हम सेकेंड वेव थर्ड वेव को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इट इज इन आवर हैंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द थर्ड वेव। ठीक, लेकिन डॉक्टर विक्रांत, सवाल यहाँ एक और भी हो जाता है कि जब जिस तरीके से हम तमाम वेरिएंट्स की बात करते हैं और उसके बाद से फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कौन सा वक्त होता है जब हमें तुरंत ही डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, धन्यवाद। ये बहुत ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस भी करना चाहता था बगैर उसके, तो ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जब आपको लगता है कि जब आपको लगता है कि आपका शरीर थोड़ा सा डाउन होने लग जाता है, आपको थकावट महसूस, नॉर्मल डे से अलग थकावट महसूस होने लग जाती है, आपका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करने लग जाता है, दैट इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू कंसल्ट ए डॉक्टर, बिकॉज timing is very much important in COVID treatment. Before 7 days and after 7 days, the treatment is altogether different. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आपको लगता है कि आपको या फिर नजला जुकाम स्टार्ट हो गया है, या फिर आपको बुखार होना स्टार्ट हो गया है, या फिर आपको थकान महसूस, बिकॉज हम थकान को इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। बट जो हमारे पास जो भी पेशेंट है, यूजली क्या करते हैं, वो फीवर लेके आते हैं कि 5 दिन से बुखार आ रहा है, 7 दिन से बुखार। 5 और 7 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाता है। अगर हम 5 और 7 दिन हम ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं, तो जो हमारे पास एंटीवायरस ड्रग देने का पीरियड है वही 5 से 7 अप टू 10 डेज बोलते हैं, ये अप टू 10 डेज हम एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं। तो वो थेरापेटिक विंडो बोलते हैं इसको, वो थेरापेटिक विंडो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो अगर आपको लगता है कि इनको पेशेंट्स को, या जिसको भी लगता है कि मुझे फीवर होना स्टार्ट हो गया, मुझे थोड़ा सा वीकनेस होना स्टार्ट हो गया, या फिर कोल्ड आना, कफ आना स्टार्ट हो गया है, समटाइम्स डायरिया ऑल्सो, तो तुरंत ही एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें डिले नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी आज की डेट में, आज इन करंट सिनेरियो, मैं पर्सनली मेरी प्रैक्टिस क्या है कि आई यूज्ड टू टेल द पेशेंट दैट डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, you have to take every symptoms vigilantly। ठीक, डॉक्टर जी आपके पास दोबारा से लौटेंगे। दरअसल एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओम सिंह है, जींद से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। ओम सिंह, आपका क्या कुछ सवाल है? हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत और डॉक्टर राज मेहता लगातार बने हुए, आप अपना सवाल रखिए। ऐसा है जी, कोवैक्सीन लगवाई थी जी, और वो 28 महीने के बाद दूसरी डोज मिल गई। घरवाली ने कोशिश लुआई थी, उसमें अब 2 महीने हो गए, उसको अभी तक नहीं लगी। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ठीक, ओम जी का सवाल यही है कि जिस तरीके से कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के एक असमंजस बना हुआ है, जो एक गैप पहले से लागू कर दिया गया है कि आप इतना ड्यूरेशन में ही जाकर के वो वैक्सीन ले, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने कोविशील्ड की डोज ली, लेकिन उसमें 2 महीने का अंतराल अब तक आ चुका है, दूसरी डोज उन्हें लग नहीं पाई है। तो ऐसे में क्या ये कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा उनके बॉडी में, किसी तरीके से घातक साबित होगा, या फिर वो कुछ समय के बाद इस डोज को ले सकते हैं? डॉक्टर राज जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिर विक्रांत जी के पास भी जाएंगे। वैक्सीन जो है वो, क्योंकि बीमारी भी बहुत नई नई थी, वैक्सीन भी डेवलप हुई थी, उसके लिए स्टडी भी चल रही थी,
डॉक्टर राज जी, यहाँ माफ़ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आपके पास मैं लौटूंगी। दरअसल आपके तरफ से कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। तब तक मैं डॉक्टर विक्रांत जी का रुख कर लेती हूँ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है राज जी। तो विक्रांत जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि जो एक गैप दिया गया है कि अगर आप 1 महीने 2 महीने के अंतराल में वैक्सीन लेते हैं तो क्या इससे कोई डिफरेंशिएट क्रिएट होता है हमारे बॉडी में, और इसका प्रभाव क्या साइड इफेक्ट्स के तौर पे आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि आप अगर 1 महीने की बजाय अगर आप 2 महीने के बाद लेते हैं, जो रिसेंट गाइडलाइन जो आई है, आईसीएमआर की गाइडलाइन आई है, जो उसमें उन्होंने यही बोला है कि आप अप टू 3 मंथ ऑफ फर्स्ट डोज, आप पहली डोज से तीसरे महीने तक ले सकते हैं उसको। ये गाइडलाइन चेंज होती रहती है। बट हाँ, इसमें साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी डरने की बात नहीं है कि आप फर्स्ट डोज आपने 1 महीने पहले ली थी और अब आपको नहीं लग रहा है, आपको नहीं मिल रही है। लॉजिस्टिक इश्यूज हैं हमारे उसमें, कंट्री में, बिग कंट्री है हमारी, तो इसलिए थोड़ा सा वो इशू है। बट साइड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। आपको जब भी अवेलेबल होती है आपकी जो भी वैक्सीन पहली जो वैक्सीन लगी है और जो पहली वैक्सीन लगी है, जब भी अवेलेबल होती है वो सेकंड डोज लगानी चाहिए। बीइंग इट या तो आप 1 महीने बाद, 2 महीने या 3 महीने बाद ये ले सकती हैं। इसमें साइड इफेक्ट के कोई भी चांसेस नहीं होते। ठीक विक्रांत जी। डॉक्टर राज की आवाज़ अब ठीक हो गई है। एक बार फिर से मैं उनका रुख करना चाहूँगी। जी डॉक्टर राज जी, जो सवाल बना हुआ था उसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगी कि क्या इसके वाकई में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर नहीं भी तो लोग कितने समय के बाद भी इंजेक्शंस लगवा वैक्सीन को ले सकते हैं। और जिस तरीके से बच्चों में भी देखा जा रहा है, जो युवा वर्ग है वो भी वैक्सीन लेकर के आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी यही सवाल हो रहा है कि जो गैप है, क्या गैप की वजह से किसी भी तरीके से उनके शरीर पर कोई असर होगा इसका? डॉक्टर राज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी डॉक्टर राज जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके। सो मैं कह रहा था कि जो वैक्सीन हैं जी जी वो बड़ी लिमिटेड स्टडीज के बेस पर इमरजेंसी परमिशन के तरफ से रखी गई थी। तो उस वक्त जो भी अवेलेबल थी वैक्सीन और स्टडीज, उसके हिसाब से शेड्यूल डिसाइड किया गया था। परंतु अब हमारे पास ज्यादा स्टडीज अवेलेबल हैं उनके इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स और उनकी एफिकेसी को लेके, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो रिसेंट गाइडलाइन शुरू की हैं उसमें वो शेड्यूल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो कृपया इसे ना कंपेयर करें कि मुझे पिछले टाइम पे जो वैक्सीन लगी थी उसमें अगर 1 महीने का गैप आया था, इस बार सरकार ने बढ़ा के 3 महीने कर दिया है। ये उस वक्त की स्टडीज और अब की स्टडीज के हिसाब से गवर्नमेंट ने चेंज किया है। लॉजिस्टिक्स इशू भी होते हैं। तो अभी जो प्लान है गवर्नमेंट का वो यही है कि जो भी वैक्सीन के लेटेस्ट शेड्यूल है उसी के हिसाब से आप जाएं, उसी के हिसाब से वैक्सीनेट करें, क्योंकि बड़े आसानी से आप covid.in पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक। परंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये अलग अलग समय पे लगने वाली वैक्सीन के हिसाब से शेड्यूल में थोड़ा फर्क आया है। जी दोनों ही समय के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। महीने की जो पहले लगवाई थी तो 1 महीने की गैप पे लगी थी, तो वो गैप बढ़ गया है। ठीक ठीक राज जी। एक बार फिर से विक्रांत जी, मैं आपका रुख करूंगी। अगर जब ये भी देखा जाता है कि कई लोगों के मन में एक बहुत कॉमन सा सवाल आ जाता है, और सवाल ये होता है कि वो कौन से वैक्सीन को लगवाए, क्योंकि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और ऐसे में जो स्पुतनिक वी भी आई है। ठीक है, इस सवाल पर हम वापस लौटेंगे। इस बीच में एक कॉलर हमारे साथ कृष्ण जुड़ चुके हैं। तो कृष्ण, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आपका क्या सवाल रहेगा डॉक्टर्स के तरफ से, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो लगता है कृष्ण से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विक्रांत जी, दोबारा से सवाल पर लौटना चाहूंगी। जो ये असमंजस की स्थिति लोगों में बनी हुई है, कोविशील्ड लगवाए, कोवैक्सीन लगवाए या फिर स्पुतनिक वी लगवाए, तो ऐसे जो वैक्सीन तरह तरह के आए हैं मार्केट में, इससे लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इससे ज़्यादा फीवर हो रहा है, हम ये नहीं लगवाएंगे, हम यही लगवाएंगे क्योंकि इससे फीवर नहीं आता। तो ऐसे में सबसे अच्छा उपाय आपसे हम ही जानना चाहेंगे कि कौन सा वैक्सीन सबसे सही है, और लोगों के मन में ये जो अफवाह है या ये जो एक तरीके से सवाल उत्पन्न हो रहा है वो क्यों हो रहा है?
ये जो सवाल है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, आई थिंक वैक्सीन है जो वो कोवैक्सीन ले लीजिए आप, या कोविशील्ड ले लीजिए, या स्पुतनिक ले लीजिए। इन तीनों की जो एफिकेसी है, इसकी जो बचाव क्षमता है, जो सीवियर डिजीज मतलब घातक बीमारी से, वो नियर अबाउट 95 to 100% ही है हर की। आइदर आप या कोवैक्सीन की ले लीजिए, कोविशील्ड की ले लीजिए, या फिर आप स्पुतनिक की ले लीजिए। तो आपको जो भी अवेलेबल एज पर यूर स्टेट, एज पर यूर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, आपके पास जो भी वैक्सीन है वो लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैक्सीन लगवाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी वैक्सीन का जो मेन मकसद यही होता है कि आपकी बॉडी को जो सीवियर डिजीज, घातक बीमारी है, उससे बचाने के लिए। ठीक, यानी विक्रांत जी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आप ये ना लगवाए, यही वैक्सीन लगवाए, इससे फीवर होता है, इससे फीवर नहीं होता, ये मात्र अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए वो बेहद ठीक है। बेहद ठीक है, ये बहुत ही, क्योंकि क्या है कि आप वैक्सीन से फीवर आता ही है, वो आप किसी एब्नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फिर जो भी बच्चों में हम वैक्सीन लगाते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन या फिर डीपीटी, उन सब से कभी भी किसी भी वैक्सीन से फीवर आ सकता है। जी ठीक है विक्रांत जी, हमारे साथ दोबारा से कॉलर कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, आपसे जानना चाहेंगे आपका सवाल क्या था? डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए, आप अपना सवाल रखिए। मैम मेरे को ना रिकवर हुए कोरोना से 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी मेरे को 99 बुखार डेली हो जाता है। इसके बारे में पूछना था, क्या दिक्कत? ठीक है, तो विक्रांत जी आपसे जानना चाहेंगे कि इनका सवाल यही है कि कोरोना से वो हाल फिलहाल में रिकवर हुए हैं, लेकिन अभी भी उनका ये कहना है कि अभी भी रह रह करके उनको 99 या 100 ऐसा बुखार उन्हें हो जाता है, टेम्परेचर उनका नॉर्मल यही रहता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरीके से, अगर वो इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो कौन कौन से वो मेडिसिन है जो वो ले सकते हैं? देखिए, जो ये बुखार आता है, लॉन्ग स्टैंडिंग बुखार रहता है, पोस्ट कोविड या फिर लॉन्ग कोविड इलनेस जिसको बोल देते हैं, लंबे समय तक एक बार कोविड के टाइम बुखार आता है, फिर वो लंबे समय तक बुखार रह सकता है। ये नॉर्मल है, इसमें पोस्ट कोविड इलनेस, लॉन्ग कोविड इलनेस के अंदर ही आता है ये। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ मेडिकेशन तो नहीं, आपको सिर्फ एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई अदर कॉजेज तो नहीं है जो हम रूल आउट कर सकते हैं। जैसे कि कोई कभी कभी क्या होता है, वायरस से, ये बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, या कभी कभी समटाइम्स यू गेट फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो। तो सबसे पहली बात तो आपको तुरंत, अगर आपको लग रहा है कि आपका बुखार आपके लिए ट्रबल समय, मतलब आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज को हैम्पर कर रहे हैं, आप यू आर नॉट गोइंग टू योर वर्क डेली, तो उसमें क्या करना चाहिए? अभी पहले आपको सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि बुखार आ क्यों रहा है। ये बुखार पहले आया था, कोविड के टाइम ठीक हो गया था, या दोबारा से आया है, या परसिस्टेंट चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जिसको हमें देखना पड़ता है कि भाई हाँ, बुखार नॉर्मल 99 फीवर, जो अगर नॉर्मल वेरिएशन भी मांग सकते हैं हम, मॉर्निंग इवनिंग टेम्परेचर वेरिएशन भी रहता है, बट हाँ वी हैव टू लुक, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि उनको बुखार क्यों आ रहा है। अगर बुखार आ रहा है तो उसका हमें रीजन ढूंढना पड़ेगा। यूजली जो पोस्ट लॉन्ग कोविड इलनेस में जो वायरल फीवर होते हैं, वो दे कैन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसके लिए कुछ घबराना नहीं है, बट हाँ कल का आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, उसको दिखाना है कि भाई हाँ, बुखार कहीं दूसरी चीजों से तो नहीं हो रहा है। एक बार हमारे पास वो आ जाता है कि बुखार दूसरी चीजों से नहीं हो रहा है, तो हम एक सिंपल सा टैबलेट डोलो, जो ये है पैरासीटामोल, इससे ले सकते हैं और उससे बुखार से निजात पा सकते हैं। बट हाँ, आपको एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि 1 महीने के बुखार आ रहे हैं, तो कोई और दिक्कत ना हो इसके लिए। ठीक, डॉक्टर राज, अब यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से देखिए, जब बच्चों पर बात आती है, हर माँ बाप को सबसे ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। तो ऐसे में जब बच्चों की बात आती है, थर्ड फेज़ का हम जिक्र करते हैं, तो ये जिस तरीके से बच्चे अचानक से बीमार पड़ना भी शुरू हो जाते हैं, या उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन वाली दिक्कत भी हो जाती है, और पेरेंट्स को ये डर सताने लगता है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं। तो बच्चों के लिए कब वो समय सही होगा, जब अगर बच्चे बीमार भी हैं, तो ऐसे में कब उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए, किस तरीके का इलाज उन्हें दिलवाना चाहिए, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि बच्चों के मामले में हम लोग कई बार लक्षणों को उतना जल्दी नहीं पहचान पाते, जिसके कारण से हम जाके जल्दी डॉक्टर की सलाह ले सके। जी। एक चीज जो हमें सिखाई गई है, जो हमेशा का काम करती है,
छोटे बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी जनरल कंडीशन, यानी कि जब बच्चा घर में रहता है, तो यदि वो घर में है तो वो बैठा है लेटा है, उसकी एक्टिविटीज हमें गाइड करती है कि हमें जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि वो है और वो सुस्त है, उसने खेलना कम कर दिया है, खाना पीना कम कर दिया है, या वो पेशाब बहुत कम कर रहा है, या बहुत गाढ़े पीला पेशाब कर रहा है, ये लक्षण हो सकते हैं कि शायद बच्चे को अभी तक हॉस्पिटलाइज करने की भी जरूरत पड़े। ऐसे में तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलें। दूसरा, यदि बुखार बहुत तेज है, स्पेशली छोटे बच्चों में, या तो बच्चा है उससे आप सांस की गति देख सकते हैं। तो अगर बच्चा बहुत तेज से सांस ले रहा है या पसलियां खींच रही हैं, ये भी एक डेंजर साइन है। इसमें हमें इमीडिएटली अपना डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। डायरिया में खासतौर पे यदि बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, पेशाब कर रहा है, तो हमें तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि बुखार में धरा जैसे लक्षण हो जाते हैं या बच्चा बेहोश हो जाता है, ये भी एक डेंजर साइन है। जल्दी से जल्दी इसमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक डॉक्टर राजा, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी अनुपम भाटिया जुड़ चुके हैं। अनुपम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये आपका सवाल क्या रहेगा डॉक्टर से, क्योंकि हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स का पैनल बना हुआ है आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आप अपने सवाल रखिए, डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। तो पलवन, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, आप अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है जी कि मेरे को दोनों इंजेक्शन लगे हैं, जो कोविड-19 के इंजेक्शन है, दोनों लगा लिए, पहला भी और सेकंड भी, दोनों डोज ले लिए। और थोड़ी थोड़ी खारिश होती है मेरे हाथों में, ये बाजुओं पे दोनों तरफ। ये क्यों हो रही है? पहले नहीं थी कभी। जी, आप एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे? मैंने दोनों इंजेक्शन लिए हैं, दोनों इंजेक्शन लेने के बाद जो है ना, मेरे हाथों में खारिश हो रही है, खुजली हो रही है दोनों हाथों में। जी ठीक, एलएम भाटिया का यही सवाल है डॉक्टर्स की। उन्होंने जब दोनों डोजेस ली है वैक्सीन की, तो उसके बाद से उनके शरीर में खास तौर पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, वो इस बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर विक्रांत, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगी, उसके बाद से डॉक्टर राज से भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिपेंड करता है कि इनका जो कोविड जो वैक्सीनेशन है वो कब लगा है, कितने दिनों बाद इनके ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं। यूजली कुछ लोग एलर्जिक रहते हैं, उसमें भी थोड़ी चीजें हो जाती है, स्किन। ये डिपेंड करता है कि अगर ये आपको वैक्सीन कब लगा है, कितने टाइम के बाद आपको वैक्सीन लगने के कितने टाइम के बाद आपको ये सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, ये लक्षण कितने दिनों बाद स्टार्ट हुए हैं। यूजली क्या होता है कि जो वैक्सीन के जो सिम्टम्स होते हैं, ये पोस्ट वैक्सीनेशन कुछ भी थोड़ा सा जो माइल्ड इलनेस होती है, वो 48 आवर्स के अंदर अंदर आने की चांसेस ज्यादा होती हैं। लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा नहीं है कि आप 15-20 दिन बाद ऐसी आपको ईचिंग या हाइपर सेंसिटिविटी टाइप से कोई ऐसे रिएक्शन आए। तो मेरा यही वो है कि इनका सजेशन यही है कि एक बार जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि वो कब लगा था वैक्सीन, हमें ये देखना पड़ेगा कि कब कितने ड्यूरेशन के बाद इनका ये सिम्टम स्टार्ट हुए हैं। वो एक्चुअली इट इज ऑल ड्यू टू वैक्सीन आफ्टर वैक्सीनेशन, और ये कोई दूसरी या कोई दूसरी चीज है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं होता है कि पहली वैक्सीन जब एलर्जिक रिएक्शन अगर कुछ ऐसा होता है तो वो पहली वैक्सीन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, दूसरे में थोड़ा कम चांसेस होते हैं। तो यही है, उनको देखना पड़ेगा कि हमें कि कब इनका वैक्सीन कब लगी थी, सिम्टम कब स्टार्ट हुए थे, यही एक सिम्टम है या इसके साथ एसोसिएटेड कोई दूसरे सिम्टम्स भी हैं, जैसे कि हाथों पे खुजली के साथ पूरे शरीर में खुजली होना, रेडनेस होना, आईज में रेडनेस होना, या फिर समटाइम आईज में लिड्स में स्वेलिंग होना, ये सब चीजें हैं। तो ये आपको उनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को कि ये कब से हो रहा है। वैक्सीनेशन के बाद हाँ हो सकता है कभी कभी इचिंग हो जाती है वैक्सीनेशन के बाद, बट वो देखना पड़ता है कि हमें ये वाकई में इस वैक्सीनेशन के कारण है या फिर कोई दूसरी बीमारी है जो इसको उनको परेशान कर। बिल्कुल डॉक्टर,
तो अगर आपको भी इचिंग हो रही है वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के बाद, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें और ये भी गौर करें कि आपको क्या केवल इचिंग है या फिर इचिंग के अलावा और भी कोई समस्या आपको हो रही है। डॉक्टर राज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब कोरोना किसी पेशेंट को होता है तो कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा ये भी अनिवार्य हो जाता है कि आप क्या खा पी रहे हैं, आप किस चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे मैं यही जानकारी चाहूँगी कि जब बच्चों में होता है या बड़े में भी जब कोरोना के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उनको क्या कुछ खाने पीने के लिए देना चाहिए? जी थैंक यू। सो देखिए, डाइट हमारी लाइफ में हमेशा से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार हम ठीक होते हैं तो शायद इग्नोर कर देते हैं। हमें इस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको कोरोना हो चुका है और जिनको नहीं हुआ है, थोड़ा सा मैं उनमें फर्क बताऊँ। जिनको कोरोना हो चुका है उनको रिकवरी के लिए अभी ताकत के लिए चाहिए, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए जिससे उनकी रिकवरी हो सके, और जितना हो सके नेचुरल फॉर्म में खाना इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, दालें अनाज ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो भी प्रोसेस फूड है या जंक फूड है या बाहर का खाना है, कोशिश करिए जितना हो सके हम वो ना ही लें। दूसरा, ये चीज़ें जो हैं रिकवरी में भी हमें दिक्कत कर सकती हैं। जिन लोगों को कोरोना अभी तक नहीं हुआ है भगवान की दया से, उन लोगों को तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बाहर ना जाएं, बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ से कोरोना वायरस उन तक पहुँच सके। बट अदर देन दैट, एक सिंपल सजेशन यही है कि जितना हो सके फल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनमें विटामिन हैं जो कि हमें बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। हम लोग जो विटामिन सी, जिंक, जिनके लिए हम सोर्सेज ढूंढ रहे हैं या टैबलेट्स एंड सिरप ढूंढ रहे हैं, इसकी बजाय यदि हम सब्जियां और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और कच्चे फॉर्म में उसको धो के खाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। प्रोटीन के लिए हम लोग दालों का, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से बनी चीज़ों का। बिल्कुल। और यदि नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा नॉनवेज भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राज जो भी चीज़ें जी। ठीक, हमारे साथ यहाँ पर एक और दर्शक हमारे साथ रतन सिंह जुड़ चुके हैं जो कि गुरुग्राम से हैं। तो रतन सिंह, आप अपना सवाल रखिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर्स हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। अरे मैडम, ऐसा है कि ये जो पैरों की पिंडी है ये हल्की सी गरम सी रहती है और सिर में दर्द रहता है। रतन जी, आपका सवाल हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाया, आप एक बार दोबारा से अपने सवाल को दोहराएं। मेरे जो पैर की पिंडी है वे गरम सी रहती है जी। हेलो जी रतन जी, ठीक, लगता है रतन जी से हमारा संपर्क सही तरीके से नहीं हो पाया, उनकी आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, उनके सवाल को हम समझ नहीं पाए। ठीक, मैं एक बार फिर से विक्रांत जी आपका रुख करना चाहूँगी। देखिए, जब वैक्सीन की चर्चा हम कर रहे हैं तो ऐसे में ये भी सवाल कई लोगों के मन में आ जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं और ऐसे में जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस हो या फिर सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर एक और अफवाह फैल रही होती है कि अगर कोई वैक्सीन लगवा रहा है तो उसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के बाद से उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपसे ये एक आखिरी सवाल पर जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही नहीं है ये कहना कि भाई वैक्सीन की वजह से मृत्यु हो रही है। मृत्यु होने के बहुत सारे अलग, जिनमें भी हुई है वो जो भी उनमें पैनल बैठा हो उनमें अलग से एक कारण मिले हैं हमें मृत्यु होने के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन होने से मृत्यु हो जाती है। वैक्सीन आपको बल्कि आपको बचाएगा, आपके परिवार को बचाएगा, आपको खुद बचाएगा कि भाई आपको सीवियर डिजीज ना हो। तो वैक्सीन लेने से बिल्कुल भी, मैंने खुद अपनी वैक्सीनेशन करवाई है और मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई हाँ, मैंने अपने परिवार की करवाई है, तो सबको वैक्सीन करवानी चाहिए, इससे बिल्कुल भी मृत्यु नहीं। ठीक, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर विक्रांत जी और डॉक्टर राज मेहता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की समस्याओं को सुन करके उन तक सही उपाय उन्हें बताने के लिए। और आप लोगों के मन में भी अगर कोई भी सवाल हो, दोबारा से हम अपने इस कार्यक्रम को लेकर के आएंगे और हमारा नंबर हमेशा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होता रहता है। लाइव आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को रख सकते हैं सामने कि आखिर कोविड से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं आपको लगती हैं, आप उन डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर्स आपके सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।